सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक बिजनेस अपना फाइनेंस कौन से सोर्सेज से प्राप्त करता है, इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले जानते हैं बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनेंस किसको कहते हैं? फाइनेंस का मतलब होता है मनी या फंड्स। किसी भी व्यवसाय के लिए फाइनेंस वैसा ही रोल प्ले करता है जैसा हमारी लाइफ में हमारी बॉडी का ब्लड हमारे लिए रोल प्ले करता है। फाइनेंस का होना, मनी का होना किसी बिजनेस के चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग मनी रिक्वायर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज। एक व्यवसाय को उसकी व्यवसायिक क्रियाओं को चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसको बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। फाइनेंशियल नीड बिजनेस की क्या होती हैं? एक बिजनेस को अपनी हर एक्टिविटी के लिए फाइनेंस की नीड होती है, मनी की नीड होती है। चाहे वो शॉर्ट टर्म एसेट खरीदे, चाहे लॉन्ग टर्म एसेट खरीदे, चाहे वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करे, डे टू डे के एक्सपेंसेस की पेमेंट करे, अगर लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करे, सरकार को टैक्स की पेमेंट करे। हर चीज के लिए मनी की आवश्यकता होती है। ब्रॉडली एक बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि हमें जब लंबी अवधि के लिए पैसा चाहिए तो उसे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसमें फंड्स रिक्वायर होते हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के लिए। ये सब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक और पहचान होती है कि इसमें जो पैसा हमारा इन्वेस्ट हो जाता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि बिजनेस का साइज क्या है या बिजनेस की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि एक व्यापारिक व्यवसाय को फिक्स्ड कैपिटल की कम मात्रा चाहिएगी इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को जनरली फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए ट्रेडिंग कंसर्न की बजाय। अब हालांकि ये सारी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, ये कंपैरेटिवली होती हैं हमेशा, कि अगर हम सेम साइज के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की और ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तब ट्रेडिंग में कम चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का साइज बहुत छोटा है तो साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज बहुत छोटा है तो कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, बड़ा साइज है तो ज्यादा चाहिए, और भी कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। ठीक उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंड्स की वो रिक्वायरमेंट रहती है, कैपिटल की वो रिक्वायरमेंट रहती है जो हमें डेली वर्किंग के लिए चाहिए। जो डेली वर्किंग के लिए चाहिए वो हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट के तौर पे रहती है, मौजूद रहती है, उनमें इन्वेस्टेड रहती है। जैसे जो अमाउंट यूज होती है करंट एसेट होल्ड करने के लिए, कि हमें स्टॉक मेंटेन करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिल्स रिसीवेबल मेंटेन करने हैं, हम उधार सामान बेचते हैं डेटर्स को, बीआर मेंटेन करते हैं, तो उतना फंड हमारे पास होना चाहिए अपना, तभी हम किसी को उधार बेच सकते हैं, तभी हम डेटर मेंटेन कर सकते हैं, तभी हम बीआर मेंटेन कर सकते हैं, जब हमारे पास अपना फंड होगा बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा करंट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सैलरी देना है, वेजेस देना है, टैक्सेस की पेमेंट करनी है, रेंट की पेमेंट करनी है, इन सब के लिए जो फंड चाहिए वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फंड इन्वेस्ट रहते हैं एक बिजनेस में शॉर्टर पीरियड के लिए, ज्यादातर 1 साल से कम अवधि का इन्वेस्टमेंट इनका रहता है। टोटल ऑफ करंट एसेट यानी कि करंट एसेट में जितना हमारा फंड इन्वेस्ट रहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जबकि अगर करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट होगी उसको हम करंट, ये नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल थी, जबकि करंट एसेट इन एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज इज कंसीडर्ड
नेट वर्किंग कैपिटल, इसको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, मिसप्रिंट हो गया है वर्किंग कैपिटल। अमाउंट डिपेंड करती है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स पे वर्किंग कैपिटल की अमाउंट डिपेंड करती है, जैसे कि साइज या नेचर ऑफ बिजनेस। बड़ा साइज है बिजनेस का तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम साइज है तो कम चाहिए। इसके अलावा नेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, जबकि एक ट्रेडिंग कंसर्न को, ट्रेडिंग व्यवसायी को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग का जो व्यवसायी होता है उसको रॉ मटेरियल अपने यहाँ रखना होता है, गुड्स अपने यहाँ रखनी होती है, इन्वेंट्री रखनी होती है, तो उसको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि एक ट्रांसपोर्टर को अपने यहाँ कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स का क्लासिफिकेशन, फंड्स के जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि अगर पीरियड के बेस पे, अवधि के आधार पे बांटते हैं, तो फंड के सोर्सेज को हम लॉन्ग टर्म सोर्स कह सकते हैं, कुछ सोर्स को मीडियम टर्म कह सकते हैं, कुछ को शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है जिनसे हम लंबी अवधि के लिए पैसा लेते हैं। ज्यादातर इनको 5 साल से लंबी अवधि के सोर्सेज को लॉन्ग टर्म में काउंट किया जाता है। इसमें शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, ये आ जाते हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज उनको कहा जाता है जिनका जनरली पीरियड 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि का होता है, उनसे 1 साल से 5 साल तक के लिए हम पैसा उधार लेते हैं। इसमें कॉमर्शियल बैंक से बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंस या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, अगर उनका पीरियड 1 से 5 साल तक का है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में वो सोर्सेज आते हैं जिनका पीरियड 1 साल से कम अवधि का रहता है। इसमें ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक से ओवरड्राफ्ट या लोन, कैश क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सब आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मोस्ट कॉमन सोर्स होता है करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल या इन्वेंटरीज को मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन कहां से हो रहा है फंड्स का, उसके आधार पे सोर्सेज को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स जब संस्था के अंदर से ही फंड जनरेट होते हों, ये विद इन द बिजनेस जनरेट होते हैं। इसमें फंड्स कहां से इकट्ठे किए जाते हैं, एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि हमारे जो डेटर्स हैं उनसे कलेक्ट करने की स्पीड अगर हम एक्सेलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ज्यादा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्री, अगर हमारे पास इन्वेंट्री सरप्लस है तो उसको बेच सकते हैं। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हमारे पास जो प्रॉफिट होते हैं संस्था के, उनको फिर से संस्था में लगा दें, तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जो इंटरनल सोर्सेज हैं। हालांकि इनकी लिमिटेशन है कि क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए लिमिटेड नीड को ही पूरा कर पाते हैं ये फंड्स। एक्सटर्नल सोर्सेज में वो सारे सोर्स आ जाते हैं जब बाहर से हम फंड लेते हैं। इसमें सप्लायर से, लेंडर से या इन्वेस्टर से जितनी भी हमारी नीड पूरी होती है वो आ जाते हैं। जब लार्ज अमाउंट चाहिए होता है तो जनरली वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ही पूरा किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज हालांकि कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनके लिए हमें कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी होती है। इसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर, बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक डिपॉजिट्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओनरशिप के बेस पे भी फंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें ओनर्स फंड और बोरोवर्ड्स फंड आ जाएंगे। ओनर्स फंड या ओन फंड में वो फंड आते हैं जो ओनर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर सोल ट्रेडर है तो मालिक के द्वारा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के द्वारा, और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स के द्वारा। कैपिटल के अलावा इसमें इंक्लूड्स होते हैं प्रॉफिट भी, जो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाते हैं। ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है एक बिजनेस में काफी लंबी अवधि तक, और उसको रिफंड करने की जरूरत नहीं होती है जब तक व्यवसाय का, बिजनेस एंटिटी का जब तक लाइफ है। इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग, जो अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर लिया जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण सोर्स हैं ओनर्स फंड से जो प्राप्त होते हैं संस्था को। बोरोड फंड्स में वो सारे फंड आ जाते हैं जो बाहर से बोरो किए जाते हैं, लोन के रूप में लिए जाते हैं।
ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें फंड प्रोवाइड कराते हैं। जिस अवधि के लिए हम पैसा लेते हैं उतनी अवधि तक पैसा हमारे पास रहता है, बाद में ये रिटर्न करना पड़ता है। इसकी कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो लोन देने वाले और लोन लेने वाले के बीच में तय हो जाती हैं। एक निश्चित अवधि के बाद इन फंड्स को वापस लौटाना पड़ता है। जनरली ये फंड, बोरोड फंड, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए जाते हैं। इन पे जो ब्याज दिया जाता है उसका जो रेट है वो तय होता है पहले से। इसमें कॉमर्शियल बैंक से लिया गया उधार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और ट्रेड क्रेडिट ये आ जाते हैं। अब आता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। अभी तक हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा, अब डिफरेंट सोर्सेज को अलग अलग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उनकी नेचर्स जानेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की ओनरशिप को। इक्विटी शेयर में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं और वही संस्था के ओनर भी कहे जाते हैं। और इक्विटी शेयर से जो पैसा मिलता है उसको ओनर्स फंड कहा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के लिए प्री रिक्विजिट है, यानी कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती है जो बिना इक्विटी शेयर के चलाई जा सके। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, उनको कंपनी की अर्निंग पे बेस पे पैसा मिलता है। अगर अर्निंग हुआ तो डिविडेंड दी जाती है और अर्निंग नहीं हुआ तो उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता है। इसी कारण से इनको रेजिडुअल ओनर कहा जाता है कि सारे खर्चे देने के बाद कुछ रेजिडुअल अवशेष बचता है तो इनको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इनको तभी पैसा मिलता है जब इनकम सारे खर्चों के बाद हमारे पास बच जाती है। हालांकि ये एंजॉय करते हैं रिवार्ड, यानी कि डिविडेंड के तौर पे इनको रिवार्ड मिलता है, साथ ही साथ इनको रिस्क भी बियर करनी पड़ती है क्योंकि ये ओनर हैं तो रिस्क भी यही बियर करते हैं। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, अगर कंपनी लिमिटेड है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, जहां तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है वहीं तक। अब इसको ऐसे समझने की जरूरत है, कभी कभी कोई ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी कहां तक है। तो इनकी लायबिलिटी वहां तक है जितना पैसा इन्होंने जितना पैसा का शेयर इन्होंने लिया हुआ है उसकी फेस वैल्यू तक। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि अनपेड अमाउंट। तो जब अनपेड अमाउंट दे रखा हो तो वो ज्यादा एक्यूरेट बात है, क्योंकि अगर हमसे कोई कहेगा कि एक शेयर की कीमत 10 रुपए है तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या है संस्था में, तो हम कहेंगे 10 रुपए है। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि उसने 8 रुपए पे कर रखे हैं और 2 रुपए अभी अनपेड हैं, कंपनी ने मंगाए नहीं है, अनकॉल्ड अमाउंट है। तो दिस 2 रुपी इज द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कल को अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो 10 रुपए कीमत है शेयर की, इसमें से जो 2 रुपया अनपेड है इसको कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड कर सकती है। तो ये जो लायबिलिटी है ये 2 रुपए लायबिलिटी बनेगी। इससे ऊपर कोई लॉस कंपनी को होता है तो इस शेयर होल्डर्स को इससे ऊपर अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। अब है प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया कि इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको राइट टू वोट मिलता है और पर शेयर 1 वोट वो पे करते हैं और इस तरीके से वो कंपनी में अपना कंट्रोल बना के रखते हैं। एक क्वेश्चन एक दिन कमेंट में आया था कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको नियुक्त कौन करता है। तो नेचुरली जो राइट टू वोट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। इक्विटी शेयर होल्डर अपने वोट करने की पावर के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। बीओडी किसी संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स रहते हैं, चुने गए डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स की वोट से चुने गए होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है यही कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का चुनाव करता है। प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस होता है 2 चीजों का, एक तो प्रेफरेंस होता है इनको डिविडेंड में, यानी कि डिविडेंड लाभांश कंपनी पहले इनको देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। इसके अलावा इनको प्रेफरेंस होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। अगर कंपनी बंद हो जाए, समाप्त हो जाए, कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो कैपिटल की जब वापसी की बात आएगी तो बाहर के खर्चों को पे करने के बाद कैपिटल की वापसी भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स को होगी, उसके बाद पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स
रिजेंबल करते हैं डिवेंचर्स को, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स को डिवेंचर होल्डर्स की तरह बनाती हैं, डिवेंचर्स की तरह बनाती हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। क्योंकि जैसे डिवेंचर्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, यानी कि इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तय होता है। साथ ही साथ क्योंकि जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे वो पेबल होता है एट द डिस्क्रेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा निश्चित रेट से, ये तो बात तय है, लेकिन वो डिविडेंड देना है ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि क्या कंपनी के पास अर्निंग है तो ही दिया जाएगा, और डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो इसलिए इनमें कुछ कंडीशन इक्विटी शेयर होल्डर की भी आ जाती है कि भी इनको प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाएंगे, लॉस में से नहीं दिए जा सकते हैं बिल्कुल भी। तो वहां पे ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह भी हो जाते हैं। कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में दोनों की फीचर्स रहती हैं, इक्विटी शेयर्स की भी और डिवेंचर्स की भी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आमतौर पे कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। अब है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसमें मेजर क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तब कहा जाता है जब अगर किसी वर्ष प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है उनका फ्यूचर ईयर्स के लिए, और जब कभी फ्यूचर में प्रॉफिट होते हैं कंपनी को तो पहले जो उनका पुराना अनपेड डिविडेंड थे पिछले साल के उनको पहले पे किया जाता है। तो ऐसे केस में इनको क्यूमुलेटिव डिविडेंड मिल जाते हैं इकट्ठे पिछले कई सालों के। 4 साल से प्रॉफिट नहीं हुए, इनको डिविडेंड नहीं मिले, 5वें साल बहुत अच्छे प्रॉफिट हो गए तो इनको पिछले 4 साल के भी डिविडेंड मिल जाएंगे, तो ये क्यूमुलेटिव होते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन पे डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता है। अगर किसी वर्ष प्रॉफिट नहीं हुए, लाभ नहीं मिला, तो अगले वर्ष में पिछले वर्ष का कोई लाभ इनको नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको राइट होता है पार्टिसिपेट करने का कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में। सरप्लस प्रॉफिट्स यानी कि कंपनी पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे ही देती है निश्चित दर से, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देती है, और इक्विटी शेयर्स को भी एक निश्चित दर से अगर डिविडेंड दे, कोई ऐसी कंडीशन हो, उसके बाद जो बचे हुए प्रॉफिट हैं, मान लो जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक लिमिट तय कर दी कि भी इनको इतना % तक मिल सकता है, और उसके बाद अगर बचता है तो वो फिर बांट दिया जाएगा दोनों में, प्रेफरेंस में भी और इक्विटी में भी। ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स को केवल निश्चित दर से डिविडेंड मिले और ऐसी कोई कंडीशन ना हो कि उनको बाद में बचे हुए एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे भी कुछ हिस्सा मिलेगा, तो उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। फिर है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं जो कुछ निश्चित अवधि के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो कहलाते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, एक निश्चित अवधि के बाद उनकी अमाउंट ही रीपे हो जाएगी। फिर है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो रहते हैं जिनको एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम करना आवश्यक होता है, यानी कि उनकी कंपनी उनकी पेमेंट कर देगी। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम नहीं होंगे लाइफ टाइम में, उनको इरिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर भी कहा जाता है। इरिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके पैसे की वापसी केवल तभी हो सकती है जब कंपनी समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होती है। प्रेजेंटली इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जाते हैं। अब है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी एक सोर्स है फॉरेन कैपिटल, फॉरेन करेंसी प्राप्त करने का। GDR एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ट्रेड किया जाता है फ्रीली, बाकी सिक्योरिटीज की तरह। जैसे हम शेयर या डिवेंचर को ट्रेड करते हैं वैसे GDR को भी कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में GDR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको कोई इंडियन कंपनी विदेश से फॉरेन करेंसी रेज करने के लिए
अब्रॉड यानी कि विदेश में ही किसी विदेश के शेयर मार्केट में, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराए और वहां पे उसको ट्रेड करे कोई इंडियन कंपनी, तो उसको जीडीआर कहा जाता है। जैसे कोई कंपनी अपने देश में शेयर इशू करके कैपिटल ले सकती है, वैसे ही मान लो हमारे देश की किसी कंपनी को किसी दूसरे देश में जाकर के कैपिटल जुटानी है, प्राप्त करनी है, तो उस दूसरे देश के शेयर मार्केट में जाएगी और डायरेक्ट वहां पे शेयर तो बेच नहीं सकती है क्योंकि उनकी करेंसी अलग है, हमारी करेंसी अलग है। तो हमारे यहाँ की कंपनी वहां के किसी बैंक से संपर्क करेगी, वो बैंक वहां के शेयर मार्केट से संपर्क करेगा और इस कंपनी के शेयर्स को वो कन्वर्ट कर देगा एक नए इंस्ट्रूमेंट में। उस इंस्ट्रूमेंट में लिस्टिंग करा दी जाएगी किसी फॉरेन शेयर मार्केट में, और फिर फॉरेन शेयर मार्केट में ये जो शेयर होंगे या ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये खरीदा बेचा जा सकता है। इसी को जीडीआर कहा जाता है। जीडीआर का एक होल्डर यानी कि जिस आदमी ने जीडीआर खरीद लिया, जैसे इंडिया की कंपनी है, उसने सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के अपने जीडीआर बेच दिए और वहां से कैपिटल प्राप्त की, तो सिंगापुर के किसी व्यक्ति ने सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में जो इंस्ट्रूमेंट खरीदा उसको जीडीआर बोलेंगे, और वो उस जीडीआर को कन्वर्ट करा सकता है शेयर्स में, क्योंकि हर एक जीडीआर कुछ शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो 10 शेयर है हमारे यहाँ 10-10 रुपए के, तो एक कंपनी जाकर के 100 रुपए का एक जीडीआर बना देगी और 100 रुपए को दूसरे देश की करेंसी में चेंज कर देगी। मान लो किसी देश की जो करेंसी है वो एक, वहां की जो यूनिट है वो हमारे 100 रुपए के बराबर है, तो 1 करेंसी पर जीडीआर वहां के मार्केट में वो रेट रहेगा उसका। होल्डर ऑफ जीडीआर को वोटिंग राइट नहीं होता है, हाँ डिविडेंड उसको मिल जाएंगे और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। बहुत सी इंडियन कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई, इन्होंने जीडीआर के फॉर्म में फॉरेन करेंसी प्राप्त की है। नेक्स्ट है एडीआर। एडीआर बिल्कुल जीडीआर की तरह ही है, केवल अंतर इतना है कि जब हमारे देश की कोई कंपनी किसी अन्य देश की बजाय केवल यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है अपनी सिक्योरिटीज को इसी तरीके से, तो उसको जीडीआर ना कह करके एडीआर बोला जाता है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। आईडीआर, आईडीआर भी उसी तरीके से है, जैसे हमारे देश की कंपनी दूसरे देश की करेंसी लेने के लिए वहां पे जीडीआर या एडीआर इशू करती हैं, ठीक वैसे ही कोई विदेशी कंपनी भारत के शेयर मार्केट से पैसा रेज करने के लिए भारत के शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगी अपनी सिक्योरिटी को आकर के, तो उसको आईडीआर कहा जाएगा। आईडीआर ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको रुपी में जिसको डिनोमिनेट किया जाएगा। जैसे हम जब जाते हैं जीडीआर को कन्वर्ट कराते हैं डॉलर में, एडीआर को अमेरिका के डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक वैसे विदेशी कंपनी को हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में लिस्ट होना है तो उसको अपनी सिक्योरिटी को रुपी में डिनोमिनेट कराना होगा, यानी कि रुपी में उसकी कीमत आंकनी होगी और बेचना होगा। ये क्रिएट किया जाता है किसी इंडियन डिपोजिटरी में। इंडियन डिपोजिटरी यानी कि इंडिया के जो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन होगी वहां पे इनको बनाया जाता है और वहां पे उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो जमा होते हैं, उसके बदले में आईडीआर क्रिएट कर दिए जाते हैं। उसके बाद इनको इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। बाकी टर्म्स इसकी भी जीडीआर की तरह ही होती हैं कंडीशन, तो लगभग उसी तरीके से जीडीआर की तरह ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। फॉरेन कंपनी जो आईडीआर इशू करना चाहती है इंडिया में, वो डिपॉजिट करेगी इंडिया की डिपॉजिटरी में। इंडिया में 2 मेजर डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और जो डिपॉजिटरी होगी वो सेबी से ऑथराइज होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो सेबी के रजिस्टर्ड 2 डिपॉजिटरी इंडिया में काम करती हैं, एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। एनएसडीएल एनएससी के लिए काम करती है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करती है, और जो सीडीएसएल है ये काम करती है बीएससी के साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इसके अलावा सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक आईडीआर अब वैसे ही इशू हो सकते हैं किसी इंडियन रेजिडेंट को, जैसे कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक शेयर इशू हो जाते हैं। इशूअर कंपनी, जो विदेशी कंपनी आके इशू करना चाहती है हमारे यहाँ आईडीआर, वो पब्लिक ऑफर करेगी इंडिया में, और रेजिडेंट ठीक उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में जैसे हमारे यहाँ की कंपनी के लिए शेयर खरीदते हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे। इंडिया के मार्केट में
स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन पीएलसी पहली कंपनी थी जिसने आईडीआर इशू किया इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में जून 2010 में। अब है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड एफसीसीबी। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे बॉन्ड होते हैं जो फॉरेन करेंसी में होते हैं और ये कन्वर्टिबल भी होते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड और डिबेंचर एज पर लॉ एक ही बात है। जब कोई कंपनी आम पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट करा करके अपने इंस्ट्रूमेंट को, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिबेंचर या बॉन्ड कहते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड कहेंगे उस बॉन्ड को जो बॉन्ड बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। और फॉरेन करेंसी बॉन्ड या फॉरेन करेंसी इसलिए जुड़ जाता है नाम कि जब हमारे देश की कंपनी ऐसा बॉन्ड हमारे देश में ना बेच करके किसी दूसरे देश के मार्केट में बेचती है तो उसको फॉरेन करेंसी में उसको डिनोमिनाइज कराना पड़ता है, मतलब डिनोमिनेशन उसका विदेशी मुद्रा में कराना पड़ता है, तभी विदेशी बाजार में उसको बेचा जा सकता है, इसलिए इनको एफसीसीबी बोल दिया जाता है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज होती हैं। इक्विटी लिंक्ड क्योंकि इक्विटी में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी फ्यूचर डेट पे। एफसीसीबी का जो होल्डर होगा उसको ऑप्शन होता है या तो वो कन्वर्ट करा सकता है इक्विटी शेयर में या प्री डिटरमाइंड प्राइस पे या एक्सचेंज रेट पे वो रिमेनिंग बॉन्ड्स को बेच सकता है या रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। एफसीसीबी इशू किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में और फिक्स्ड इंटरेस्ट इन पे तय होता है क्योंकि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। एफसीसीबी लिस्ट होते हैं और ट्रेड होते हैं किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। जिस देश में हम एफसीसीबी से बॉन्ड से पैसा लेना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं, उसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के हमको इसको लिस्ट भी कराना होगा और ट्रेड भी कराना होगा। एफसीसीबी बाकी कंडीशन में सिमिलर होते हैं डिबेंचर्स की तरह ही, जैसे इंडिया में डिबेंचर इशू होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर, वैसे ही ये भी कन्वर्टिबल रहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉन्सेप्ट, अब फंड का एक और अच्छा माध्यम होता है किसी कंपनी के लिए रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि उसकी बचा करके रखी गई आमदनी। एक कंपनी जनरली अपने पूरे के पूरे अर्निंग को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटती है, इसका एक पोर्शन कंपनी बचा के रख लेती है अपने बिजनेस में ही, इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। यह सोर्स होता है इंटरनल फाइनेंसिंग का, यानी कि कंपनी अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग स्वयं कर लेती है प्रॉफिट्स में से, इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसमें कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट उनको कहते हैं जब हम क्लियर कट अमाउंट में पे करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट, जैसे लोन लेते हैं तो हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो हम डिविडेंड देते हैं तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि दिख रही है पैसा बाहर जा रहा है। इसके अलावा फ्लोटेशन कॉस्ट, जब हम शेयर या डिवेंचर इशू करते हैं तो हमको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, ब्रोकर्स को ब्रोकरेज देना पड़ता है, मार्केट के एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाती हैं, तो ये भी एक्सप्लिसिट होती हैं, दिखती हैं। जबकि जो रिटेन्ड अर्निंग है इसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती है, रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट होती है। रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होती है? क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो ये कहते हैं कि भी डिविडेंड हमें नहीं मिला, कंपनी ने यहीं पे यूज कर लिया, अगर हमें मिल जाता तो हम इसको कहीं इन्वेस्ट करते और हम इस पे 10% कमा लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी के लिए इस रिटेन्ड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 10%, क्योंकि कंपनी मालिक के लिए काम करती है और उसने मालिक की एक अपॉर्चुनिटी थी मालिक के पास कि 10% वो कमा लेते अगर उनको पैसा मिल जाता तो, लेकिन कंपनी ने इनको ना दे करके कंपनी में ही लगा दिया, तो ये 10% इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट नहीं होती, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं होती है, हम कह नहीं सकते हैं किसकी ये वाकई में कॉस्ट है, ये खाली एक खोई गई अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट होती है। लेकिन ये इकोनॉमिक डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे एक कंपनी के जो डायरेक्टर या फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भी अगर हम इनको शेयर होल्डर्स को बांट देते तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है, मतलब इस पैसे से हमारे शेयर होल्डर 10% कहीं और से कमा लेते तो हमको कम से कम 10% से तो ऊपर ही कमाना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग पे, तभी हम रखेंगे, नहीं तो रखने का कोई
बेनिफिट नहीं है। जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ये अनसर्टेन सोर्स होता है फंड का, यानी कि ऐसे तो अच्छा सोर्स होता है संस्था के लिए, लेकिन ये अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होना ही निश्चित नहीं होता। प्रॉफिट हमेशा कम ज्यादा होते रहते हैं, तो कोई कंपनी श्योरिटी के साथ इनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती है। अब है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। डिवेंचर और बॉन्ड, एक कंपनी फंड रेज कर सकती है डिवेंचर इश्यू करके भी या बॉन्ड इश्यू करके भी। एज पर लॉ डिवेंचर और बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ व्यवहारिक अंतर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जनरली बॉन्ड के केस में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। डिवेंचर इशू किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, और ये एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट होते हैं, यानी कि स्वीकृति होते हैं कंपनी की तरफ से इस बात की कि कंपनी ने एक अमाउंट बोरो की है इशूअर से, और उस अमाउंट को कंपनी रीपे करेगी फ्यूचर डेट पे। डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि ये लोन देते हैं कंपनी को, इसलिए इनको क्रेडिटर्स भी कहा जाता है कंपनी के। पब्लिक इशू जब होता है डिवेंचर्स का, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे कि क्रिसिल या फिच है, इनसे क्रेडिट रेटिंग कंपनी को अपनी करानी होती है। क्रेडिट रेटिंग कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है, वो कंपनी के बारे में बताती है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो डेट सर्विसिंग कैसी करते हैं, यानी कि लोन को उन्होंने समय से चुकाया है पिछले लोन्स को या नहीं चुकाया है। एक कंपनी इशू करती है डिफरेंट टाइप के डिवेंचर्स, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप थे वैसे ही लगभग डिवेंचर्स के भी टाइप्स होते हैं। इसमें डिवेंचर्स के सिक्योर्ड डिवेंचर हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर तब होते हैं जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है और उस डिवेंचर के अगेंस्ट अपनी किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट कर लेती है, यानी कि कंपनी कहती है कि अगर हम डिवेंचर्स का पैसा नहीं चुका पाए तो किसी पर्टिकुलर एसेट को हम इनके लिए चार्ज में रखते हैं, वो डिवेंचर होल्डर्स इस एसेट को बेच करके अपना पैसा चुका सकते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर, इनको नेक्ड डिवेंचर भी कहा जाता है। ये ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी होती है। रजिस्टर्ड हो सकते हैं या बीआरआर हो सकते हैं डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसे होते हैं जिनके होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। ऐसे डिवेंचर्स को खरीद बेच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनाना पड़ता है, क्योंकि जो होल्डर है उसका नाम बदलना पड़ेगा। ऐसे डिवेंचर जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं केवल डिलीवरी से, यानी कि उनके जो होल्डर है उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता है, ऐसे डिवेंचर्स को बीआरआर डिवेंचर कहते हैं। कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल, जो डिवेंचर कुछ समय बाद शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं उनको कन्वर्टिबल कहते हैं, और जो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते उनको नॉन कन्वर्टिबल कहते हैं। फर्स्ट या सेकंड डिवेंचर, जनरली ऐसा हो सकता है कि पहले कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू किए और फिर इशू कर दिए, उनकी डेट दोनों की रिडेम्पशन की आगे पीछे है, तो जो डिवेंचर पहले रिडीम होने हैं उनको फर्स्ट डिवेंचर कहेंगे, और जो डिवेंचर बाद में रिडीम होने हैं उनको सेकंड डिवेंचर कहेंगे। रिडीमेबल या इरिडीमेबल, ऐसे डिवेंचर जिनका रिडीम नहीं होना है उनको इरिडीमेबल कहते हैं, और जो रिडीम हो सकते हैं जिनको रीपेमेंट होनी है कुछ समय के बाद उनको रिडीमेबल कहते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट भी आम पब्लिक से डायरेक्ट लोन लेने का एक तरीका है किसी कंपनी के द्वारा। डिपॉजिट्स जब कोई कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से रेज कर लेती है बिना शेयर मार्केट में जाए हुए, तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है कंपनी के द्वारा वो जनरली बैंक डिपॉजिट से ज्यादा होता है, इसी कारण लोग बैंक की बजाय इन कंपनियों को पैसा दे सकते हैं। मान लो बैंक में 6% मिल रहा है लोगों को, तो ऐसी कोई कंपनी हो सकता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा दे पब्लिक डिपॉजिट पे, तो पब्लिक उस कंपनी में जमा कर सकती है। एक पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से फंड डिपॉजिट करने में, वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करता है और पैसा जमा कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बदले में एक डिपॉजिट रिसिप्ट देती है और इस डिपॉजिट रिसीप्ट को एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कहा जाता है, ऋण की स्वीकृति। पब्लिक डिपॉजिट टेक केयर कर सकते हैं मीडियम और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की रिक्वायरमेंट को, यानी कि मिड टर्म के भी हो सकते हैं ये और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं। कंपनी जनरली इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट्स को अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की अवधि के लिए। पब्लिक डिपॉजिट्स का एक्सेप्टेंस रेगुलेटेड है आरबीआई के द्वारा, यानी कि आरबीआई से अलाउ कराना पड़ता है तभी कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करा सकती है। अब है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ऐसे
बैंक्स को कहा जाता है जिनमें कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकता है, पैसे जमा कर सकता है, पैसे उधार ले सकता है। ये सबके लिए खुले होते हैं, जनरल टाइप के बैंक होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। ऐसे बैंक काम करते हैं किस तरीके का, ये लोन देते हैं फर्म्स को भी, पर्सन्स को भी, संस्थाओं को भी। ये कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, परचेज या सेल ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं कॉमर्शियल बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये बैंक चार्ज करते हैं वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और लगभग हर एक बैंक का अलग अलग रेट मिल जाता है। लोन रीपे किया जाता है या तो लमसम एक साथ या इंस्टॉलमेंट में। बैंक क्रेडिट परमानेंट सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बैंक हमेशा आपको क्रेडिट दे ही देगा। बोरोवर को रिक्वायरमेंट होती है कि उसको नेसेसरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी वो बैंक से इस तरीके का लोन ले सकता है। नेक्स्ट सोर्स है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसमें फैक्टर यानी कि कोई पर्सन या पार्टी, कोई संस्था रेंडर करती है बहुत सारी सर्विसेज, जिसमें वो बिल डिस्काउंटिंग करती है, कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेट, क्लाइंट के डेट्स को कलेक्ट कर सकती है पैसा, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट के, ग्राहक के क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। जैसे मान लो किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को सामान बेचना है उधार पे, तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए किसी फैक्टरिंग की सेवा ले सकती है। फैक्टरिंग अपने व्यवसाय के एक्सपर्ट होते हैं, वो जानकारी रखते हैं डिफरेंट एरिया के बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्दीनेस की। रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कोई कंपनी ने अपने गुड्स या सर्विसेज उधार बेचे हुए हैं, तो उनका जो पैसा उधार है लोगों पे, उसको कलेक्ट कराने के लिए फैक्टर को सर्विस ली जा सकती है, फैक्टर की सर्विस ली जा सकती है, फैक्टर को जिम्मेदारी दी जा सकती है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सभी क्रेडिट कंट्रोल के लिए और डेट कलेक्शन के लिए बायर से, और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसी भी बैड डेट लॉस के लिए। हालांकि ये उनकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। दो मेथड हो सकते हैं फैक्टरिंग के, रिकोर्स मेथड और नॉन रिकोर्स मेथड। रिकोर्स फैक्टरिंग जो होती है उसमें क्लाइंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है रिस्क ऑफ बैड डेट, यानी कि आपका जो फैक्टर है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा बैड डेट होने का। केवल जो लोग पैसा दे देंगे, जिनसे कलेक्ट हो जाएगा, उनका पैसा कंपनी को मिल जाएगा। दूसरी जो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है, इसके केस में फैक्टर बैड डेट से अगर कोई रिस्क होती है तो उसको खुद बियर करता है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं उनमें एसबीआई फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फोरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब है लीज फाइनेंसिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण साधन होता है, सोर्स होता है फाइनेंसिंग का। लीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी जो कि ओनर होती है किसी एसेट की, वो ग्रांट करती है दूसरी पार्टी को राइट यूज करने का अपनी एसेट को, बदले में किसी पीरियोडिक पेमेंट के लिए। जैसे मान लो पार्टी ए है और उसके पास कोई इक्विपमेंट है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे हो सकते हैं जो इतना बड़ा प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी, तो इस इक्विपमेंट को या प्लांट को या मशीनरी को ए दूसरी संस्थाओं को किराए पे देता रहता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो किराया। बी ने 10 साल के लिए ये इक्विपमेंट ले लिया ए से, तो इसका मतलब ए ने बी को लीज पे दिया है, ए को मिलेगा रेंट जिसको लीज रेंट कहेंगे, बी पे करेगा और बी को राइट मिल जाएगा इस एसेट को यूज करने का 10 साल तक। जो ओनर होता है एसेट को उसको लेसर कहते हैं। इस केस में ए जिसका इक्विपमेंट है ये लेसर कहलाएगा, और जिस पार्टी ने लिया है किराए पे एसेट को उसको लेसी कहते हैं। ये फाइनेंसिंग का सोर्स इस तरीके से होता है कि अगर बी को मान लो ये लीज पे कहीं से नहीं मिलता तो इसको 1 करोड़ रुपए स्वयं इन्वेस्ट करने पड़ते, अब ये 1 करोड़ इन्वेस्ट करने से बच गया, तो एक तरह से इसकी फाइनेंसिंग की जो नीड थी वो पूरी हो गई। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट सामान्य ट्रेड के दौरान उत्पन्न होता है, जिसमें एक बिजनेसमैन यानी कि एक ट्रेडर या व्यापारी
दूसरे ट्रेडर या व्यापारी को उधार पे गुड्स या सर्विसेज दे देता है। ट्रेड क्रेडिट सहायता करती है सप्लाईज को यानी कि गुड्स को परचेज करने में बिना किसी तुरंत पेमेंट के, बाद में पेमेंट की जा सकती है। अभी उधार पे मिल जाता है सामान 2 महीने 4 महीने के लिए, इसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर सीपी। कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो इश्यू किया जाता है एक कंपनी के द्वारा फंड रेज करने के लिए शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि के लिए। इसका पीरियड 90 डेज से लेकर 364 डेज तक हो सकता है। मिनिमम पीरियड हालांकि इसका 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर रहता है। ये किसी एक कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है, यानी कि जिस किसी बड़ी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, वो सीपी इशू कर सकती है और दूसरी कोई बिजनेस फर्म या इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन फंड या बैंक या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसको खरीद सकता है। जनरली कमर्शियल पेपर की जो अमाउंट है वो काफ़ी हाई रहती है। ये 5 लाख के मल्टीपल्स में इशू किए जाते हैं, यानी कि अगर कमर्शियल पेपर कोई कंपनी इशू करेगी तो कम से कम 5 लाख का या 5 लाख के मल्टीपल में 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। क्योंकि ये डेट पूरी तरह से अनसिक्योर्ड होता है, मतलब इसके बदले में कोई एसेट चार्ज में नहीं रहती है, गिरवी नहीं रखनी होती है, मॉर्टगेज नहीं करनी होती है, तो फर्म जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, साउंड गुड क्रेडिट रेटिंग होती है, वही इशू कर सकती हैं सीपी। इसका रेगुलेशन यानी कि इसका नियमन होता है रिजर्व बैंक के परव्यू के तहत। नेक्स्ट है आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कॉन्सेप्ट। तो आईसीडी क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऐसे अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में करती है कुछ समय के लिए। आईसीडी मार्केट यूज होता है शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट में, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसका यूज करती हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आईसीडी का मिनिमम पीरियड 7 डेज है जो 1 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन प्राप्त किया जा सकता है, ये भी एक सोर्स होता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती हैं या प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश की जाती हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्रोवाइड करती हैं ओन्ड कैपिटल भी, यानी कि ये शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर देती हैं किसी कंपनी के में भी, और लोन कैपिटल भी प्रोवाइड कर सकती हैं, यानी कि ये किसी कंपनी के डिवेंचर्स या बॉन्ड को भी खरीद सकती हैं या डायरेक्ट लोन भी दे सकती हैं। क्योंकि यह संस्थाएं उद्देश्य रखती हैं अपना कि वो प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंट्री में, इसलिए इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सहायता देने के अलावा मार्केट सर्वे भी करती हैं, टेक्निकल सहायता भी प्रदान करती हैं बहुत सारी कंपनीज को, और मैनेजरियल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराती हैं। ये सोर्स फाइनेंसिंग का कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है सूटेबल जब लार्ज फंड और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिक्वायर होते हैं, जैसे कि किसी संस्था को कोई एक्सपेंशन करना है, रीऑर्गेनाइजेशन करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है अपनी एंटरप्राइज को। अभी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की, अब कुछ खास विशिष्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI आजादी के बाद बनी सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक मानी जाती है। IFCI इस्टेब्लिश की गई थी 1 जुलाई 1948 को, 1 जुलाई 1948 को एज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण एक स्टैट्यूट के तहत हुआ, स्टैट्यूट यानी कि कानून के तहत, जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेट एक्ट 1948 था। IFCI फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जो इंडिया ने सेट की अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। टू एड रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली थ्रू कैपिटल मार्केट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू ए कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। बाद में इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से हटाकर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड कर दिया, और इसका जो स्टेटस था वो चेंज हो गया स्टैट्यूटरी से एक कंपनी के फॉर्म में। सब्सिक्वेंटली नेम ऑफ द कंपनी, इसका नेम भी चेंज हो गया, IFCI लिमिटेड कर दिया गया अक्टूबर 1999 से। IFCI करंटली एक कंपनी है
जो कि BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड है। इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में रहती हैं, जैसे एयरपोर्ट, रोड, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, इसके अलावा अलाइड इंडस्ट्रीज, इन सबको ये फंडिंग प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1958 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना सकती हैं अपने स्टेट में डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनके स्टेट की इंडस्ट्री को मीडियम या शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस मिल सके। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, फॉर्म की गई थी 1955 में, और इनिशिएटिव था ये वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव पे इसको फॉर्म किया गया ICICI को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था टू क्रिएट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इंडियन बिजनेस को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म उसकी जो नीड है उनको पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रखा गया। ICICI मदद करता है क्रिएट करने में, एक्सपेंड करने में, मॉडर्नाइजेशन करने में इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थाएं उनको मदद करता है। ICICI बैंक, पहले जो हम बात कर रहे हैं ICICI इंस्टीट्यूशन था, एक डेवलपमेंट बैंक था, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, लेकिन बाद में 1994 में ICICI बैंक बनाया गया और इसको प्रमोट किया ICICI लिमिटेड ने, संस्था ने, अपने होली ओन्ड सब्सिडरी के तौर पे। अक्टूबर 2001 में ICICI और ICICI बैंक दोनों संस्थाओं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे और उन्होंने अप्रूव किया ICICI का मर्जर और इसकी दो होली ओन्ड सब्सिडरी ICICI पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ICICI कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर करा दिया गया ICICI बैंक में। कॉर्पोरेशन एनकरेज करती है पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री, यानी कि फॉरेन कैपिटल कंट्री में आए उसके पार्टिसिपेशन में भी ये प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। IDBI भी एक डेवलपमेंट बैंक के तौर पे बना था, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे बना था। IDBI कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के तहत एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, और ये अस्तित्व में आया 1 जुलाई 1964 से, जिसका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था 22 जून 1964 को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, IDBI लिमिटेड, इनकॉर्पोरेट किया गया एक बैंकिंग कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 27 सितंबर 2004 को। देयरफॉर जो अंडरटेकिंग ऑफ IDBI था वो ट्रांसफॉर्म हो गया और वो बन गया IDBI लिमिटेड 1 अक्टूबर 2004 से। नेम ऑफ द बैंक वाज चेंज टू IDBI बैंक लिमिटेड, बाद में इसका नाम चेंज हो गया IDBI बैंक लिमिटेड को 7 मई 2008 को। LIC ऑफ इंडिया ने कंप्लीट किया इसका एक्विजिशन, यानी कि IDBI को LIC ने एक्वायर किया, इसका 51% कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा IDBI बैंक का 21 जनवरी 2019 को, और इस तरीके से LIC इसका मेजर शेयर होल्डर बन गया। सब्सिक्वेंट टू एनहांसमेंट ऑफ इक्विटी स्टेक बाय LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि 21 जनवरी 2019 को LIC ने इसका ज्यादा स्टेक 51% स्टेक बाई कर लिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया एक प्रेस रिलीज के माध्यम से 14 मार्च 2019 को कि IDBI बैंक स्टैंड्स रीकैटेगराइज्ड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक, कि इसको IDBI बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 21 जनवरी 2019 से। तो 21 जनवरी 2019 से फिर से IDBI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDC, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं अपने यहाँ पे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अपने पर्टिकुलर स्टेट को
इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, यूटीआई इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1964 में, यूटीआई एक्ट 1963 के अंडर। बेसिक ऑब्जेक्टिव यूटीआई का था कि वो कंट्री की सेविंग्स को मोबिलाइज करे और चैनलाइज करे उनको प्रोडक्टिव यूजेज में, यानी कि यूटीआई को एक काम सौंपा गया कि वो छोटे छोटे अमाउंट में लोगों से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करे बचत के तौर पे और उनको बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन के रूप में प्रोवाइड कराए ताकि देश में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े। नाउ आज की डेट में यूटीआई ब्रांड ओन किया जाता है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। यूटीआई बैंक प्रमोट किया गया 1993 में जॉइंटली यूटीआई के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, जीआईसी के द्वारा और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जून 2007 में यूटीआई बैंक चेंज हो गया और इसका नाम हो गया एक्सिस बैंक। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड IIBIL, इनिशियली इसको सेटअप किया गया था 1971 में एक प्राइमरी एजेंसी के तौर पर और इसका काम था रिहेबिलिट करना सिक यूनिट्स, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट नहीं कमा रही थी उनको सिक यूनिट कहा जाता है। और इसका नाम दिया गया था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया और रीनेम किया गया, यानी कि इसका नया नाम बना दिया गया 1985 में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। 1997 में अगेन इसका नेम चेंज किया गया और इसका नाम हो गया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। हालांकि इसको बंद कर दिया गया 2012 में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC सेटअप की गई 1956 में LIC एक्ट 1956 के तहत। इससे पहले देश में इंश्योरेंस कंपनीज की संख्या 245 थी। इन सभी एग्जिस्टिंग कंपनीज का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और एक नई कंपनी बना दी गई सरकार के अंडर। LIC कंपनी नहीं, इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलेंगे क्योंकि एक स्टैट्यूट के तहत ये बना। इसका काम है मोबिलाइज करना कम्युनिटी सेविंग को, यानी कि देश में लोगों के इंश्योरेंस करके और उस सेविंग को यूज करना, इंडस्ट्रियल कंसल्ट्स को अवेलेबल कराना। यह प्रोवाइड करती है फंड पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज को, डायरेक्ट लोन के तौर पे भी देती है, अंडर राइटिंग का काम भी करती है शेयर्स का, डिवेंचर्स का, और सब्सक्राइब भी करती है शेयर्स और डिवेंचर्स को। इस तरीके से फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। अब बात आती है कि एक संस्था को बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल होते हैं, तो ये कौन सी चीजें होती हैं जो ये तय करती हैं कि कोई संस्था कौन से पर्टिकुलर सोर्स को यूज करे। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कॉस्ट दो तरह की होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजिंग फंड। प्रोक्योरमेंट हुआ कि आप शेयर इशू करेंगे तो फ्लोटेशन की कॉस्ट होगी, डिवेंचर इशू करेंगे तो भी फ्लोटेशन की कॉस्ट होगी, यानी कि जो इशू के खर्चे हैं। और यूटिलाइजिंग ऑफ फंड की कॉस्ट कहते हैं कि आप डिवेंचर इशू करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे और शेयर इशू करेंगे तो डिविडेंड देंगे, तो आप यूटिलाइजिंग का भी कॉस्ट दिया। दोनों ही कॉस्ट कंसीडरेशन में रखनी पड़ती हैं ये तय करते समय कि कौन से सोर्स का यूज किया जाए। जनरली कोई संस्था उस सोर्स को यूज करेगी जिसमें उसको कॉस्ट कम पड़ेगी, अगर केवल एक फैक्टर पे बात करें, लेकिन अकेला फैक्टर तय नहीं कर पाता है। तो बाकी फैक्टर्स को देखते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। एक संस्था की अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, मजबूत है, उसकी ऑपरेशन स्टेबल है, तो संस्था रिस्क की कैपिटल भी ले सकती है जिसकी कॉस्ट कम हो, जैसे कि लोन, उसमें रिस्क तो रहता है लेकिन उसकी कॉस्ट कम रहती है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। एक संस्था किस प्रकार की है, यह भी बात इस चीज को निर्धारक होती है, इस चीज की निर्धारक होती है कि कौन सा सोर्स यूज किया जाए। सोल ट्रेडर है तो वो किसी फ्रेंड से लोन ले सकता है, अपना पैसा लगा सकता है, लेकिन शेयर इशू नहीं कर सकता। कंपनी है तो वो शेयर इशू कर सकती है। पर्पज इन टाइम पीरियड, किस काम के लिए लोन चाहिए इस पे भी डिपेंड करता है कहां से पैसा लें, और टाइम पीरियड कितनी अवधि का लोन चाहिए इस पे भी तय करता है कि कौन सा सोर्स यूज किया जाए। लॉन्गर पीरियड के लिए चाहिए तो लॉन्गर पीरियड के सोर्स यूज किए जाएंगे, शेयर एंड डिवेंचर हैं। शॉर्टर टर्म के लिए पैसा चाहिए तो ट्रेड क्रेडिट या कॉमर्शियल पेपर यूज किए जाएंगे। अब है रिस्क प्रोफाइल। एक कंपनी को यह भी ध्यान में रखना होता है अपना फंड्स जुटाते समय, सोर्स का चयन करते समय, कि रिस्क प्रोफाइल पे क्या फर्क पड़ेगा,
जनरली जब कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर फंड से पैसा लेती है तो इससे उसके रिस्क प्रोफाइल में भी बदलाव आता है, रिस्क या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। एक संस्था कौन से सोर्स को यूज करे इस पे कंट्रोल का भी प्रभाव पड़ता है। जनरली कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल कम रह जाएगा। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं चाहते कि हमारा कंट्रोल कम हो तो वो इक्विटी शेयर इशू नहीं होने देंगे, वो लोन या डिवेंचर्स की बात करेंगे। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। एक संस्था की क्रेडिट वर्दीनेस पे भी प्रभाव पड़ता है इस बात का कि वो किस तरह के सोर्स को चूज करे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। कोई भी संस्था ऐसा सोर्स चूज करना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि जब चाहे उसको वापस किया जा सके और आसानी हो फंड्स लेने में उससे। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट, ये भी एक फैक्टर है, प्रभावित करता है डिसीजन को। बहुत सारे सोर्स ऐसे होते हैं जिनका टैक्स बेनिफिट मिलता है, कुछ सोर्स ऐसे हैं जिनका नहीं मिलता है। अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि डिवेंचर पे दिया गया इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन के लिए कंसीडर होता है, जबकि शेयर इशू करेंगे तो उन पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स किसी संस्था को ध्यान में रखते हैं, इस बात का ध्यान में रखने पड़ते हैं इस बात को निर्धारित करते समय कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड वो यूज करे।